नमस्कार, मैं दीपिका धनेश्वर और आप देख रहे हैं अभिजीत भारत। ठंड का मौसम है और शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में गिरावट देखी जा रही है। सारी जानकारी आपको मौसम विभाग से मिल जाती है। मौसम विभाग हमेशा आपको इस तरह की जानकारी अपडेटेड करते रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मौसम विभाग को ये जानकारी एकत्रित करने के लिए कितनी मशक्कत होती है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं बिहाइंड द सीन हमारे साथ। मौसम विभाग आपको हर तरह के फोरकास्ट जैसे भारी बारिश, तापमान में बदलाव, भूकंप, चक्रवाती तूफान आदि से सतर्क कराता है। इस फोरकास्ट की जांच के लिए पूरी एक वैज्ञानिक टीम तैनात की जाती है जो पल पल का डेटा एकत्रित करती है। तापमान में बदलाव की जानकारी को एकत्रित करने के लिए मौसम विभाग के पास अलग अलग तरह के सेंसर उपलब्ध है। मौसम विभाग की यह टीम किस तरह से तापमान का आकलन करती है, यह जानने के लिए हमने नागपुर के मौसम विभाग का दौरा किया और जाना कि इसे अलग अलग सेंसर से कैसे मापा जाता है। ये प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर में है हम लोग, और यहाँ पे हम मौसम से रिलेटेड पूरी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जानकारी हेतु हमारे पास में अलग अलग सेंसर्स है, ऑब्जर्वेटरीज है, जिसको हम वेधशाला बोलते हैं। तो अभी हम जो है ऊपरी तल वेधशाला है जहाँ पे अपर एयर ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, जिसमें और सतही अनुभाग भी है जहाँ पे सरफेस ऑब्जर्वेशन भी लिया जाता है। तो अपर एयर ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास एक हाइड्रोजन फिल्ड बलून होता है, जो बलून होता है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, जो कि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे लाइटेस्ट गैस होती है उसको हम यूज़ करते हैं। हालांकि हीलियम भी लाइटेस्ट होता है, लेकिन वो हम कमर्शियली वायबल नहीं है, इसलिए जो है वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाइड्रोजन को है, हम हाइड्रोजन को हम दो तरीके से कर सकते हैं कि एक तो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज फेरोसिलिकॉन और कास्टिक सोडा को हम यूज़ करके हम लोकली भी बनाते हैं। अभी हम उसको नहीं बना रहे, हम जो है लोकली परचेस कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास में एक ये ऐसा रेडियो सोंडे बोलते हैं जिसको, इसमें जो है थर्मिस्टर, हाइग्रिस्टर से लेकर के जीपीएस सारी इसमें इनबिल्ट है, और हम इसको हाइड्रोजन गैस के बलून के साथ में छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे अपना बलून ऊपर जाता है वैसे वैसे ऊपर से जो सारा डेटा हमको नीचे ग्राउंड में मिलता है। इसके ऊपर में एंटीना लगा है, जीपीएस से बलून की पोजीशन के हिसाब से उसका डायरेक्शन पता चल जाता है, कितनी स्पीड में कहाँ से कहाँ गया ये पता चल जाता है, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड सब पता चल जाएगी, और वहाँ का टेम्परेचर और बाकी जो एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स है, टेम्परेचर है, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड है, जो भी अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह सब मिल जाएगा। वो हम डेटा यहाँ पे ग्राउंड पे हमको रिसीव करते हैं, उसको हम एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इकाओ कोड हो गया और बाकी और कोड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं RWFC जो रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर होता है वहाँ पे, और एक AMO करके होता है, एयरपोर्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पे जो होता है उसका उपयोग जो एयरक्राफ्ट में पायलट्स होते हैं उनके लिए करना पड़ता है, जो एन रूट फोरकास्ट जनरेट करने के लिए वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर जो है ये डेटा इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो बाकी लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर का पूरा वर्टिकल प्रोफाइलिंग हम तैयार करते हैं नागपुर के ऊपर। अभी सरफेस के ऊपर कितना टेम्परेचर है अभी जाकर के देख सकते हैं, लेकिन 10,000 फीट 20,000 फीट के ऊपर में टेम्परेचर कैसा है पता नहीं चलेगा। तो ये हम इक्विपमेंट भेजते हैं, जो सुबह 4:30 बजे एक भेजते हैं, शाम को 4:30 बजे भेजते हैं। ऑल इंडिया की 56 ऑब्जर्वेटरीज ये काम रोज करती है पूरे 365 दिन, और इसका डेटा हम कलेक्ट करके सेंट्रल सर्वर जो दिल्ली में है उसको भेजते हैं। वो पूरा ऑल इंडिया का डेटा कलेक्ट करके पूरे वर्ल्ड को ट्रांसमिट करता है, जो हमको भी आ जाता है। उसका फिर जो है फोरकास्टिंग सेंटर में काम किया जाता है। तो आज का सुबह का जो हमने रिकॉर्ड लिया हुआ है, या पिछला जो एक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल होगा, उसका हम बाद में देख सकते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन के बाद मौसम विभाग से मिलिंद फड़के ने सरफेस एयर ऑब्जर्वेशन की संक्षिप्त जानकारी दी। अच्छा, अभी हम जो है सरफेस ऑब्जर्वेटरी में है, जो सतही वेधशाला बोलते हैं। सतही वेधशाला में हमारे पास में ये जो स्टीवेंसन स्क्रीन दिख रहा है, ये स्टीवेंसन स्क्रीन में हमारे पास में 4 थर्मामीटर लगे हैं। इसको हम ड्राई बल्ब बोलेंगे, इसको हम वेट बल्ब बोलेंगे। जो वेट बल्ब में यहाँ पे देखिए पानी रखा हुआ है, जिसका जो बल्ब है जिसमें पानी हमेशा लगा रहेगा, और ये जो है ड्राई बल्ब है। ड्राई बल्ब का मतलब है आप जिस भी वक्त इसको खोल के देखेंगे तो उसका टेम्परेचर आपको दिखेगा। 10 बजे देखिए, 4 बजे देखिए, जब भी देखेंगे। और ये जो है यहाँ पे मैक्सिमम थर्मामीटर है, ये मिनिमम थर्मामीटर है। मैक्सिमम थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहेगा कि जब भी दिन भर में तापमान बढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब सूरज ढलने लगेगा और जब तापमान घटने लगेगा तब वो घटता नहीं है, वो वहीं पे जाके स्टेबल हो जाता है। तो हमको दिन भर में
जितना अभी आप नागपुर में या कहीं और भी हम उस पर्टिकुलर शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर देते हैं कि आज का उच्चतम कितना है, तो यहाँ से देख करके हम नागपुर का देते हैं कि दिन भर में जब सूरज उगता है और दिन भर में जितनी गर्मी होती है तो कितना मैक्सिमम गया। वैसे ही उसका उल्टा मिनिमम थर्मामीटर है। मिनिमम थर्मामीटर में क्या है, जब रात में ठंडी रहेगी, में सूरज नहीं रहेगा, तो जब वातावरण का तापमान जो है नीचे नीचे आएगा तब ये टेम्परेचर नीचे नीचे आएगा। लेकिन सब सूरज ढलने के बाद में तापमान बढ़ता है तो ये बढ़ेगा नहीं, वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। तो ये मिनिमम का है। तो अभी अपने को मैक्सिमम थर्मामीटर में से मैक्सिमम और मिनिमम में से मिनिमम का पता चल गया नागपुर का। लेकिन अगर हमको ये पता करना है कि एग्जैक्टली कितने बजे गया, भाई आज मान लीजिए मैक्सिमम 32.4 है एक एग्जांपल, लेकिन 32.5 कितने बजे गया, 2 बजे गया, 2:30 बजे गया, 1:30 बजे गया, उसका हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे करते हैं, जिसको हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसको हम डबल स्टीवेंसन स्क्रीन बोलेंगे। ये जो है ये उसका पूरा ग्राफ बन के आएगा यहाँ पे, ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चलते रहेगा। और ये थर्मोग्राफ है, ये हाइग्रोग्राफ है। हाँ, ये हाइग्रोग्राफ है। इसका कंस्ट्रक्शन एक पुरानी ज़माने की अपनी घड़ियाँ होती थी जिसको हम चाबी देते थे, वैसी चाबी वाला इसमें ड्रम है। ये देखो, आपको थोड़ा सा आवाज़ आता होगा, टिक 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 जो है। और यहाँ पे हम 1 हफ्ते की चाबी पूरी भर देते हैं। ये पूरे 24 घंटे में 1 राउंड घूमेगा ये। और इसके ऊपर जो हम ग्राफ सुबह लगाते हैं ऑब्जर्वेशन के टाइम में 3 GMT जो है 8:30 बजे, ये दिन भर में इसका रिकॉर्डिंग होते रहेगा। अभी देखिए आज का उच्चतम तापमान अभी तक का जो गया है वो 10:55 के ऊपर में गया है, जो अभी तक लगभग 17 या 18 डिग्री दिखा रहा है। अगर आप वहाँ पे उतना तापमान दिखेगा, लेकिन कितने बजे गया ये नहीं मालूम चलेगा, इसमें अपने को पता चल जाएगा पूरा। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है, 2 अलग अलग मेटल लेकर के उसको बनाया गया है। एक जो है रिएक्टिंग उसका हीट कोएफिशिएंट के लिए, दूसरा कोल्ड के लिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते रहेगा। उस हिसाब से उसमें पेनाम जो अटैच है उसको जो है रिकॉर्डिंग होते रहेगा वहाँ पे। तो ये सिमिलरली ये हाइग्रोग्राफ है जिसमें हम वातावरण की आर्द्रता नापते हैं। आर्द्रता नापने के लिए ये जो सेंसर है, ये ह्यूमन हेयर मीन्स आदमी के बाल जो होते हैं, आदमी मीन्स लेडीज़ के हेयर जनरली ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें से भी जो फ्रेंच लेडी के जो हेयर है वो हम इस्तेमाल करते हैं। येस, एक्चुअली इट इज़ देयर, इसमें ये कोई बात नहीं है, ये बहुत सारी जगह मिलेगा नहीं। इसको क्लीनिंग भी बहुत डिफिकल्ट है, CCl3 यूज़ करके क्लीन करना पड़ता है। तो ये भी यही फिलहाल में जो पुराने ज़माने से इक्विपमेंट चल रहे हैं, अभी तो डिजिटल फॉर्म में आ रहे हैं अभी हमारे पास में। तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर है हमारे पास में। फ्रेंच लेडी क्यों? वो रिसर्च में ये पाया गया कि उनके बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू अदर लेडीज़। ये हो गया। जब पानी गिरेगा यहाँ से तो इसके अंदर जाएगा पानी। इसके अंदर पानी जाने के बाद में नीचे में एक कलेक्टिंग ट्यूब है, जो बॉटल जिसको बोलेंगे, उसके अंदर पानी जमा रहेगा। जैसे हम टंकी के अंदर में पानी डालते हैं तो बॉल रहेगा और टंकी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, बॉल ऊपर आके टंकी बंद हो जाती है। वैसा नीचे में एक बॉल है, जहाँ पानी गिरेगा तो वो प्लास्टिक बॉल है, फ्लोट होके ऊपर आएगा। फ्लोट होके ऊपर आने से उसमें एक पेनाम लगा हुआ है, वो उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसकी एक निश्चित कैपेसिटी है, वो निश्चित कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली साइफन होकर गिर जाएगा, फिर 0 से चालू होगा। तो कितना रेनफॉल हुआ है, कितने बजे शुरू हुआ, भी 7 डेज इस पर वाइंडिंग है और 24 घंटे में 1 राउंड यहाँ पे आता है। तो इसमें से अपने को रेनफॉल का पता चल जाएगा कि कितना रेन हुआ है करके। ये ORG है, जो ऑटोमेटिक जो ऑर्डनरी रेन गॉज है, जहाँ पे हम मैनुअली हम लेते हैं रेन का मेजरमेंट। ये OPE है, जिसको हम ओपन पैन इवापोरीमीटर बोलते हैं। ओपन पैन इवापोरीमीटर में एक निश्चित डायमीटर का अपने को ये ड्रम बना हुआ है, जिसमें वॉल्यूम हमको मालूम है कि नीचे सुबह एक पॉइंटर है, वहाँ तक पानी डाले। दिन भर में सूरज के आने के बाद में जितना भी इवापोरेशन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, तो शाम को हमको कैसे पता चलेगा? जितना वाष्पीकरण हुआ उतना पानी इसमें डालना पड़ेगा। तो जितना पानी उसमें डाले उतना वाष्पीकरण हो गया। ये एक सिंपल फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वो सामने में जो है वो AWS है, जिसको हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बोलते हैं जी। वो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में एक नीचे में माइक्रो प्रोसेसर लगा है, जिसको हम कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो उससे अटैच सारे सेंसर्स जो है वो उसमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि हर थोड़े देर में उसको खुद को ऑन कर लेता है। वो खुद को ऑन करने के बाद सारे सेंसर्स जो है डेटा कलेक्ट कर लेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें एक ऐसा प्रोग्राम डाला गया जो खुद को डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसमें एंटीना लगा है, वो ट्रांसमिट भी हो जाएगा। अभी इसमें डुअल ट्रांसमिशन भी है। इसमें हमने एक सिम कार्ड भी डाला हुआ है। सिम कार्ड के ज़रिए जो है वो GPRS के थ्रू भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, और उसके थ्रू भी सैटेलाइट, तो सेंट्रल रिसीविंग स्टेशन जो पूना में है वहाँ पे डेटा चला जाएगा।
ये ऑब्जर्वेटरी फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसको किसी भी चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए पावर चाहिए, बैटरी है उसमें, और बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल भी लगा है। इसका मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक है। दिस इज़ मेड पर्पसली, जहाँ पे हमको वहाँ का टेम्परेचर चाहिए, बाकी का पैरामीटर चाहिए, जहाँ हम नहीं जा सकते, जैसे अगर चुड़ैल का जंगल हो गया, रिमोट प्लेस हो गया, जहाँ हमको वहाँ का तापमान चाहिए इनको फोरकास्टिंग के लिए, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी काम आती है। ऑल इंडिया में लगभग 400-500 ऑब्जर्वेटरी। इसके बाद हमने डॉपलर मौसम रडार के बारे में डॉक्टर श्रीकांत से जाना। उन्होंने बताया कि कैसे इससे 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह विभाग मौसम विभाग से कुछ ही दूरी पर है। डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि कैसे रडार डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अति सूक्ष्म तरंगों को भी कैच किया जाता है, और कैसे अति सूक्ष्म तरंगें किसी भी वस्तु से टकराकर लौटती है तो यह रडार उनकी दिशा को आसानी से पहचान लेता है। So by combining these two scan modes, its potential is very high. It is diametrically and overall altitude wise also it is getting very high range is there. So actually basic product or basic information or basic criteria it is measuring is radar reflectivity. From that radar reflectivity it is deriving other parameters also, like velocity, what is the velocity, what velocity this rain clouding is approaching or away from the target, I mean away from the radar. So that type of information, all other informations are measured from this thing. Actually 3 parameters, directly it is measuring 3 parameters: radar reflectivity, spectrum width, velocity. These are the parameters directly it is measuring, and from these 3 parameters it is measuring some other derived products also. And all the informations, almost all informations are in our website also. You can go in our imd.gov.in, you can find all the information. Actually whatever it is measuring in real time, it is transferred to our website, HQ website. Automatically it is going to our website also. Website is automatically updated from here. मौसम में बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर जल्दी असर होता है। ठंड का मौसम शुरू है और हर कोई इसे अनुभव कर रहा है। नागपुर सहित विदर्भ में भी ठंड के चलते तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस पर मौसम विभाग से डॉक्टर प्रवीण कुमार कहते हैं, बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों से विदर्भ में और नागपुर में भी मतलब बादल छाए हुए हैं, और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी देखी गई है नागपुर के क्षेत्रों में और विदर्भ के कई क्षेत्रों में। तो इसका जो मेन वजह है कि अपनी जो एक ट्रफ बनी है, ठीक ना, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एमपी से लेकर के अपनी विदर्भ वेस्ट विदर्भ तक एक ट्रफ लाइन बनी है। जो ट्रफ बनने के कारण वहाँ पे क्लाउडी वेदर हो जाती है। तो क्लाउड बनने से के कारण होते हैं कि अपनी जो पूरी आकाश होती है क्लाउड से भर जाती है और इंसुलेशन ऑलमोस्ट नील पड़ जाती है। मतलब जो अपनी जो वार्मिंग है वो कंडीशंस लगभग वो नील पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि अभी पिछले दिनों में हमने लास्ट टाइम पे कल हमने 5.6 डिग्री का फॉल देखा दिन के तापमान में, जो मैक्सिमम तापमान होता है, जिस वजह से ठंडी फील होने लगी। तो इस तरह से सडन तापमान गिरने का वजह वही रहा कि इंसुलेशन अपनी काफ़ी नील पड़ी है, और ये कंडीशन जो है लगभग अभी आगे कल तक प्रिवेल करेंगे। और हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि मतलब परसों से, मतलब 8 तारीख से 7 तारीख के बाद से मतलब आसमान खुलेगा और धूप खिलनी शुरू हो जाएगी और ठंड में थोड़ी सी गिरावट आएगी। दिन के तापमान में थोड़े से फिर से अच्छे इंप्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तापमान में जो गिरावट आ रही है तो अपनी तरफ से वो गर्म कपड़े पहने। अगर लोग बूढ़े हैं या लोग बीमार हैं तो घर से कम बाहर निकलें, घर को गर्म रखें, कपड़े अच्छे से पहन के रखें, वार्म कपड़े पहने, प्रिकॉशंस लें। अगर फॉग जैसी कंडीशंस होती है, अगर विजिबिलिटी कम होती है तो ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान रखें चीज़ों का। ये सारी में हमें हमारी तरफ से गाइडेंस होती है। तो देखा आपने किस तरह से मौसम विभाग का एक पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठंड बढ़ रही है, अपना ध्यान रखिए और अन्य अपडेट्स के लिए देखते पढ़ते रहिए अभिजीत भारत, जो पहुँचे हर खबर पर।